कल की क्लास में हम लोग बात कर रहे थे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? एक्चुअली सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा इस साइटोप्लाज्म में और भी कई अलग अलग कंपोनेंट होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं सेल के लिए। एक सेल को कई अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करना होता है। सेल को डाइजेशन करना है, सेल को प्रोटीन बनाना है, सेल को लिपिड बनाना है, सेल को एंजाइम बनाना है। हाँ, बहुत सारे अलग अलग फंक्शन करना पड़ता है सेल को। तो वो काम सेल के अंदर आखिर कौन करता है? तो हमने जब सेल को सही ढंग से देखा तो मालूम चला कि इस साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन से बाउंड बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट मौजूद हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं। इसका फंक्शन अलग है, इसका फंक्शन अलग है, इसका फंक्शन अलग है। तो इस साइटोप्लाज्म में मिलने वाले मेम्ब्रेनस जितनी भी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जो अलग अलग फंक्शन करती हैं सेल के अंदर, उन सभी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सेल ऑर्गेनेल। ठीक है। अलग से वो कैसे दिख रहा है? क्योंकि उसकी अपनी एक सेपरेट मेम्ब्रेन है, एक सेपरेट बाउंड्री है, लाइनिंग है जो उसको बाकी से अलग करता है और बताता है कि ये एक डिफरेंट यूनिट है जो एक अलग काम करेगी सेल में। तो जब हम सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं तो जो फुली डेवलप्ड यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल मौजूद होते हैं। उनमें से केवल कुछ सेल ऑर्गेनेल हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, केवल हम उनको पढ़ेंगे। जैसे अब हम बात करेंगे नंबर 1, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसको शॉर्ट नाम दिया गया ER। ई मतलब एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम का R। अब दोनों शब्दों को समझने का कोशिश करो। एंडो मतलब अंदर, प्लाज्मिक मतलब प्लाज्म में, साइटोप्लाज्म के अंदर। रेटिकुलम, रेटिकुलम का मतलब होता है एक नेटवर्क, एक जाल। नेटवर्क या हम बोले जाल, एक मेम्ब्रेन का बना एक जाल जैसा स्ट्रक्चर इस साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। वो मेम्ब्रेन का ही बना हुआ है और साइटोप्लाज्म में होता है। सवाल आता है कि सर कैसा होता है, कहाँ मिलता है? अभी तो मैंने ये सब अलग अलग कंपोनेंट दिखाए, अब एक ऐसा डायग्राम बनाते जिसमें केवल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो। तो देखिए ये होता कहाँ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले मैंने एक सेल आपके सामने बनाई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। और न्यूक्लियस तो मैं हर बार बनाऊंगा क्योंकि ये अलग से यहाँ पे मौजूद है। ये इसकी मेम्ब्रेन हो गई न्यूक्लियस की। ठीक है। तो इस साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन का बना एक जाल होता है, एक नेटवर्क होता है। अब ये नेटवर्क कैसे बनता है पहले वो थोड़ा समझो। जैसे मान लीजिए यहाँ की मैं बात करता हूँ, इस जगह की मेम्ब्रेन क्या करती है, इस तरह की इनर फोल्डिंग्स बनाती है और ये फोल्डिंग्स ऐसे ऐसे लंबी होके इधर उधर करके और इन मेम्ब्रेन से जुड़ जाएंगी। एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, इधर क्या है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। ठीक है। और ये इस तरह की मेम्ब्रेन करके एक कनेक्शन बन गया, एक पतला पाइप जैसा बन गया और यहां से ये मेम्ब्रेन फिर से चिपक गई। तो कहीं ना कहीं एक सेल की मेम्ब्रेन अपनी मेम्ब्रेन को आगे बढ़ाते बढ़ाते न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से जाके जुड़ जाती है। कैसे बनी मैंने आपको समझाया। जैसे मैं इधर से एक और बना देता हूं, मान लीजिए इसमें ऐसे कई सारे पार्ट होंगे जहां से ये मेम्ब्रेन निकल रही हैं और वो सीधा किसको जाके जुड़ रही हैं, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को जाके जुड़ रही। अब इनका कोई प्रॉपर शेप नहीं है, मैं किसी को भी कैसे भी बना दूं।
ये बन गई और यहाँ से मेम्ब्रेन फिर से चिपक गई, बंद हो गई। इधर से गई कोई ऐसे ऐसे करके और ये एक मेम्ब्रेन बन गई। देखिए, तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है जैसे एक बैलून को, आप देखिए मैं जस्ट एक समझाता हूं, जैसे बैलून है, अब कोई इसको पिचकाएगा पिचकाएगा तो ये ऐसे ही तो बनेगा। ये वाला पार्ट अगर बैलून के जैसे इसको मान लें मेम्ब्रेन को, तो देखिए पहले ये ऐसे हो गया, अब और आगे हो गया, अब और आगे हो गया, फाइनली इट विल टच द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लाइक दिस। तो ये जो एक नेटवर्क बन रहा है, ये एक जो नेटवर्क बन रहा है जो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा है, सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, और ये जो नेटवर्क है वो भी मेम्ब्रेन से ही बना है। इस नेटवर्क को नाम दिया गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? ये जो जाल बन रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये आपस में भी कनेक्टेड हो जाते हैं। मान लीजिए इस तरह से ये एक मेम्ब्रेन आके इनको, ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, इधर का यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। हाँ, ये आपस में कहीं से भी कोई भी किधर भी कनेक्ट होके मेम्ब्रेन का एक जाल बन जाता है सेल के अंदर। मैंने देखिए कितने सारे नेटवर्क बना दिए इसके अंदर। तो एक पूरा, ये मान के चलो जैसे एक साइकिल के पहिए में अलग अलग इस तरह की ये होती है ना, इस तरह से, तो यहाँ पे बिल्कुल ये न्यूक्लियस हो गया और ये आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई और ये आपके वो फाइबर हो गए जो टायर में मिलते हैं, साइकिल के पहिए में मिलते हैं। ठीक ऐसे ही ये मेम्ब्रेन का बना जाल है। और मेम्ब्रेन भी हमने देखा तो एक मेम्ब्रेन इधर से, एक मेम्ब्रेन इधर से, ऐसे लगता है कि मेम्ब्रेन की दो मेम्ब्रेन है, एक ये वाली और एक ये वाली, तब जाके ये पाइप बन रहा है। एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर, एक नली के जैसी स्ट्रक्चर ये बनती हैं। और इन्हीं नली जैसी स्ट्रक्चर को, इसको हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर, ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेनस, ट्यूबुलर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ट्यूब के जैसी मेम्ब्रेन से बनी स्ट्रक्चर है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाती हैं। और इनका जो एक नेटवर्क होता है, इस नेटवर्क को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई थिंक आपको समझ में आया होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन पाइप के इधर आप देखिए, यहाँ साइटोप्लाज्म भरा है, इधर साइटोप्लाज्म भरा है, इधर साइटोप्लाज्म भरा है। आप इसको 3 डायमेंशनल समझिए। ये एक मान लीजिए फुटबॉल के जैसा है सेल, और फुटबॉल के अंदर कुछ आपने रखा हुआ है और उसके अंदर ये आपको दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक रास्ता है, एक पाइप है, एक होलो एरिया है जो काम आ सकता है इस सेल के। तो मैंने कहीं ना कहीं आपको ये दिखाया, ये साइटोप्लाज्म है और ये जो मेम्ब्रेनस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये जो एक नेटवर्क बना है, यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर समझ में आ गई। तो ये जो पाइप है, ये पाइप किस चीज के बने हैं? हमको पता चला सर ये तो मेम्ब्रेन के बने हैं। और हमको ये पता है कि सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन होती है। कोई भी मेम्ब्रेन, चाहे वो न्यूक्लियस की है, चाहे सेल की मेम्ब्रेन है, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, या बाकी और कुछ भी मेम्ब्रेन है, ऑल दीज मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड बाय लिपिड एंड प्रोटीन। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर कि आखिर ये कहां है। ये मिलता है सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। कैसा है? ट्यूब के जैसा है, मेम्ब्रेन से बना है और ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब आखिर ये क्या करता होगा इस सेल में? क्या इसके फंक्शन होंगे? क्या ये यूजफुल चीज है कि फालतू का कचरा है? तो आप इसको कुछ इस ढंग से समझिए कि कहीं ना कहीं इस न्यूक्लियस को इस सेल में एक फिक्स पोजीशन पे मेंटेन करता है।
अगर ये बॉल जैसा है और ये एक छोटी बॉल है तो इधर उधर हिलेगी, लेकिन ये मेम्ब्रेन से इधर से भी जुड़ी है, इधर से जुड़ी है, इधर से जुड़ी है, तो इसकी पोजीशन फिक्स हो गई न्यूक्लियस की। पहली बात तो अब ये न्यूक्लियस एक स्टेबल पोजीशन में रहेगा। और दूसरी बात, अगर ये मेम्ब्रेन नहीं होती, ये जाल नहीं होता, तो ये सेल की मेम्ब्रेन पिचक जाती और वो न्यूक्लियस से चिपक जाती। जैसे आपने मान लीजिए एक कोई भी चीज बनाई और उस पे पिलर खड़े कर दिए, पिलर, मकान बनाया, मकान के पिलर खड़े कर दिए, तो पिलर क्या करता है, इसको दूर रखता है छत को। अगर पिलर हटा दोगे तो ये छत नीचे गिर जाएगी। ठीक ऐसे ही ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस मेम्ब्रेन को पूरा फैला के रखता है। और अगर ये नहीं होते, ये नेटवर्क नहीं होता, तो ये मेम्ब्रेन पिचक जाती और ये शेप मेंटेन नहीं रहती सेल की। तो यहाँ पे फंक्शन 2-3 निकल के आ रहे हैं, वो थोड़ा समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक रास्ता है, एक होलो एरिया है, जिसमें होके कोई भी मॉलिक्यूल आ सकता है, जा सकता है बिना किसी परेशानी के। अगर न्यूक्लियस का कोई सामान बाहर निकलना है तो यहां से होके वो जा सकता है। अब मान लीजिए उसको यहीं रखना है तो यहीं रख लेगा, बाहर निकालना है तो बाहर निकाल देगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल बाहर का अंदर आना है, अंदर का बाहर जाना है, या यहां का मॉलिक्यूल अगर यहां पहुंचना है तो ये मॉलिक्यूल पहले इसके अंदर जाएगा, फिर यहां से रास्ता पकड़ेगा, ऐसे ऐसे घूम के, इसमें से घूम के, ये रास्ता पकड़ के और ये यहां पहुंच जाएगा। हाँ, तो ये होलो एरिया है, एक्चुअली चैनल्स है, रास्ता है जहां से मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। तो अब थोड़ा फंक्शन को पॉइंट में लिखते हैं कि आखिर ये फंक्शन है क्या। नंबर 1 अगर हम बात करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाती है सेल के लिए। पहली बात तो हम ये लिखते हैं कि स्टेबल पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की पोजीशन को फिक्स करती है सेल में, वो इधर उधर उसको हिलने नहीं देती, वो फिक्स बना रहता है एक पोजीशन पे। नंबर 2 हम बात करते हैं तो ये क्या बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है सेल का, या हम बोलेंगे उसको फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क ऑफ सेल। सेल का फ्रेमवर्क बनाती है, फ्रेम बना देती है, फ्रेम के ऊपर ये आसानी से आपकी सेल मेंटेन रहेगी। हाँ, फ्रेमवर्क बनाती है सेल का। फ्रेमवर्क का मतलब आप समझो जैसे आपकी बॉडी के अंदर हड्डियां हैं, वो हड्डियां आपका जो स्केलेटन सिस्टम है आपकी बॉडी में, अगर उन हड्डियों को निकाल दो तो आपकी बॉडी एकदम पिचक जाएगी ना। आखिर उस पूरी बॉडी को एक प्रॉपर शेप में, अंदर से कोई सॉलिड चीज है जो हमारी बॉडी की शेप को मेंटेन कर रही है, वो हड्डियों का होना जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक ऐसे ही एक सेल के अंदर इस मेम्ब्रेन के बने नेटवर्क का होना जरूरी है, तभी सेल प्रॉपर शेप में रह पाती है। हाँ, तो ये शेप एंड साइज ऑफ सेल को मेंटेन करती है, हम बोलेंगे फ्रेमवर्क बनाती है। और तीसरा इसका फंक्शन हो जाएगा प्रोवाइड चैनल्स, प्रोवाइड चैनल्स। चैनल्स की थोड़ा सा मैं बात करूं, वे बोल सकते हैं, पाथ बोल सकते हैं। हाँ, चैनल्स फॉर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल सेल में अगर जाएगा तो इन चैनल से, या पाथ या वे या रास्ता, आप कुछ भी बोलिए। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली वो नेशनल हाईवे हैं सेल के अंदर, जहां से कोई भी सामान आएगा और जाएगा। मैंने नेशनल हाईवे बोल दिया, सड़क है जहां से होके कोई भी चीज आ सकती है, जा सकती है। ठीक है, ये तीनों फंक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है एक नेक्स्ट कि क्या सभी ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या सभी एक जैसी होती हैं? तो आंसर आएगा नो, सभी एक जैसी नहीं होती। एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती हैं। मैंने एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बनाई और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सपोज मैंने ये बना दी। ठीक, और भी है, ये जाल है, पूरा नेटवर्क है, मैंने सपोज ये बनाया।
अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ईआर। टाइप्स ऑफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने तरह का है। तो ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद है। मैंने आपको बताया था क्रोमेटिन नेटवर्क के रूप में, एक जाल है क्रोमेटिन नेटवर्क, वहां से कुछ बनता है, वहां से कुछ बनता है। एक्चुअली आरएनए बनता है। डीएनए क्या बनाता है? आरएनए। क्लास 9th पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। डीएनए क्या बनाता है? आरएनए। अब आरएनए यहां से निकल के आ जाता है बाहर। सपोज ये आरएनए आया, और आरएनए के साथ, आरएनए आया, किसने बनाया? न्यूक्लियस ने बनाया। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसने बनाया आरएनए। और यहां पर कुछ प्रोटीन होती हैं जो इन आरएनए को अपने चारों तरफ लपेट लेती हैं, ये चारों तरफ इस तरह से। आरएनए हो गया अंदर, और साथ में क्या मिक्स हो गई? प्रोटीन मिक्स हो गई इसमें। अब ये दो चीज बन गई, और ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल आरएनए और प्रोटीन के बनकर इस साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। कहां से बन के आए? न्यूक्लियस से बन के आए। कौन कौन से केमिकल है इनमें? आरएनए है और प्रोटीन है। और ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, डस्ट पार्टिकल जैसे हैं, बहुत ही छोटी स्ट्रक्चर है, इनको हम बोलते हैं राइबोसोम। इनको क्या बोलते हैं? राइबोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज है राइबोसोम। So we can say that ribosomes are prepared inside the nucleus and they released from nucleus to the cytoplasm. Each ribosome is composed by RNA and protein. और ध्यान देना, ये आरएनए था और ये मान लीजिए प्रोटीन था। बस ये दो चीजें, इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ये राइबोसोम अपने आप में एक सेल ऑर्गेनेल है, अपने आप में एक सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। विदाउट मेम्ब्रेन है ये, केवल केमिकल का डस्ट पार्टिकल जैसा है, पार्टिकल जैसा है, पार्टिकल जैसा है, बार बार बोल रहा हूं। विदाउट मेम्ब्रेन अगर कोई सेल ऑर्गेनेल का नाम आपसे पूछे कि सेल के अंदर ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो बिना मेम्ब्रेन का होता है, तो आंसर आएगा राइबोसोम। ठीक है। अब ये राइबोसोम जो निकल के आए, ये आकर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपक जाते हैं। इस पे आके चिपक गए, इसकी सरफेस पे। और सरफेस पे आके जब राइबोसोम चिपके, इसका मतलब ये जो पहले जो आउटर सरफेस इसकी बहुत स्मूथ थी, एकदम स्लिपरी, चिकनी थी, अब उस पे दाने 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 से पार्टिकल से चिपक गए। हम कहेंगे ये सरफेस अब रफ हो गई है, रफ हो गई, खुरदरी सी हो गई, क्योंकि पार्टिकल चिपक गए। पार्टिकल किसके हैं? राइबोसोम के पार्टिकल हैं। तो ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी आउटर सरफेस पर राइबोसोम चिपक जाते हैं या चिपके हुए पाए जाते हैं, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER बोलेंगे। और ये वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, सपोज इस पे जाके नहीं चिपके तो इसकी आउटर सरफेस एकदम स्मूथ है। ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी आउटर सरफेस पे राइबोसोम नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER, एस मतलब स्मूथ, स्मूथ का मतलब चिकना, जिसकी सरफेस चिकनी है वो SER, जिसकी सरफेस रफ है वो RER। सो ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया, outer surface area, there are two type of endoplasmic reticulum.
One are rough endoplasmic reticulum and second are smooth endoplasmic reticulum. What are the difference? Only the presence and absence of ribosome. अगर राइबोसोम है तो रफ हो जाएगी, अगर राइबोसोम नहीं है तो स्मूथ हो जाएगी। अब मान लीजिए क्या हुआ, ये वाले राइबोसोम, अब इनका यहां जो काम था वो पूरा हो गया। अब यहां से छूट के निकल के वो यहां पे जाके जम गए, तो ये धीरे धीरे सब मूव कर गए और सब के सब इधर जाके जम गए। तो अब ये वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अब ये वाली तो हो गई स्मूथ, क्योंकि इसके राइबोसोम तो मूव कर गए। अब रफ वाली हो गई है स्मूथ, ध्यान देना, अब ये स्मूथ हो गई है। और जो पहले स्मूथ वाली थी अब वो रफ में कन्वर्ट हो गई है। तो ये कन्वर्ट होती रहती हैं, इंटरचेंज होती रहती हैं। केवल डिपेंड कर रहा है राइबोसोम अगर है तो रफ बोल देंगे, नहीं है तो स्मूथ बोल देंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा। अब सवाल ये आता है, सर ये राइबोसोम क्या बीमारी है, ये क्या करता है? तो भाई राइबोसोम जो है वो आरएनए यहां पे है, आरएनए है, और आरएनए मान लीजिए इस तरह से इकट्ठा हो रहा है और इसमें बीच बीच में ये पूरा प्रोटीन भी चिपका है, तो ये एक यूनिट सी बन गई विदाउट मेम्ब्रेन। ध्यान देना, इसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, ये विदाउट मेम्ब्रेन है, केवल डस्ट पार्टिकल के जैसा है। इसका नाम हो गया राइबोसोम। इसका काम है जब ये मेम्ब्रेन के ऊपर जब ये चिपक जाता है, यहां पे चिपक गया है, तो चिपकने के बाद ये राइबोसोम सेल के अंदर प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सेल के अंदर प्रोटीन तो बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर जितनी भी मेम्ब्रेन है उन मेम्ब्रेन को प्रोटीन चाहिए, लिपिड भी चाहिए। ध्यान देना, मेम्ब्रेन बनाने के लिए प्रोटीन भी चाहिए और लिपिड भी चाहिए। अब प्रोटीन तो कौन बनाएगा? राइबोसोम बना देंगे। कहां पे बनाएंगे? इस ईआर के ऊपर चिपक के, जब ये सरफेस मिल जाएगी, चिपक जाएंगे, तो ये प्रोटीन बनाएंगे। अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती तो ये राइबोसोम साइटोप्लाज्म में तैरते तैरते प्रोटीन नहीं बना पाते। एक जगह चाहिए, चिपकने को एक जगह चाहिए। जब ये चिपक जाएंगे तभी ये काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खासतौर पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम हम बता सकते हैं, इट हेल्प टू मेक प्रोटीन, हेल्प टू मेक प्रोटीन बाय राइबोसोम। ये इसका एक काम हो जाएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक काम और जोड़ लीजिए कि ये राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस करवाती है, उसको जगह उपलब्ध कराती। हाँ, ये बिना जगह के नहीं हो पाएगा। अगर कोई पूछे प्रोटीन कौन बनाता है, तो राइबोसोम। बिना मेम्ब्रेन का सेल ऑर्गेनेल कौन है? तो राइबोसोम। राइबोसोम किस चीज से बना है? आरएनए और प्रोटीन से बना है। अब देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने तो प्रोटीन बनवा दी, अब ये लिपिड कौन बनवाएगा? ये काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? ये लिपिड सिंथेसिस करवाती है, एक सेल के अंदर लिपिड बनवाती है। यहां पे कुछ केमिकल प्रोसेस चलती हैं और लिपिड बनता रहता है स्मूथ वाली सरफेस पर। ये मेम्ब्रेन के ऊपर ही ये बनता रहता है लिपिड। इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद मेम्ब्रेन से बनी है और खुद प्रोटीन भी बनवा लेती है और लिपिड भी बनवा लेती है, और दोनों को जोड़ के और
मेम्ब्रेन बना लेती है। तो मेम्ब्रेन के पास ये पावर है कि वो और मेम्ब्रेन बना सकती है। एक सेल की मेम्ब्रेन दूसरी और नई मेम्ब्रेन बनाने की पावर रखती है, क्योंकि वो मेम्ब्रेन अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो प्रोटीन बनवा रही है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वो लिपिड बनवा रही है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इसको क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मतलब एक सेल की मेम्ब्रेन, खुद मेम्ब्रेन जब एक दूसरी नई मेम्ब्रेन को बनाने की पावर रखती है तो इसको बायोजेनेसिस बोलते हैं। मेम्ब्रेन से ही मेम्ब्रेन बनती है। मैंने फंक्शन जोड़ दिए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करती है प्रोटीन बनाने में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये तो खुद बनाती है, लिपिड बनाती है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक काम और करती है, डिटॉक्सिफाइंग ऑफ टॉक्सिक केमिकल। अगर कोई जहरीले केमिकल सेल में अंदर पहुंच गए, कोई केमिकल अंदर चला गया, तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस केमिकल को न्यूट्रल कर देती है, उसको डिटॉक्सिफाइंग कर देती है। सर बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन। नंबर 1, फ्रेमवर्क बनाती है। याद हो गया, फ्रेमवर्क बनाती है। नंबर 2, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस को मेंटेन करती है। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस को मेंटेन करती है। नंबर 3, एक रास्ता या पाथ प्रोवाइड करती है जिसमें होकर मॉलिक्यूल मूव करते हैं। एक रास्ता उसमें होके, क्योंकि वो ट्यूबुलर है, ट्यूब के जैसा है, अंदर से खोखली है, उसमें होके मॉलिक्यूल मूव करते हैं। चौथा बात करते हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प टू मेक प्रोटीन। प्रोटीन बनवाती है। प्रोटीन बनाता कौन है? राइबोसोम। ध्यान देना, प्रोटीन बनाता राइबोसोम है। और पांचवा फंक्शन कौन सा आएगा? पांचवा फंक्शन हम लिख देते हैं SER विल मेक लिपिड। और एक फंक्शन और लिख लीजिए, SER इज आल्सो हेल्प टू डिटॉक्सिफाइंग ऑफ केमिकल। अब इतने सारे फंक्शन, कोई भी 4 तो याद रह जाएंगे ना आपको। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो 4 फंक्शन सफिशिएंट हो जाएंगे आपके लिए, कोई भी याद कर लीजिएगा। स्पेशली वो SER के फंक्शन पूछे तो यही वाले बताने हैं, RER का पूछे तो ये वाला बताना है, ओवरऑल पूछे तो कोई भी इसमें से लिख दो आप। ठीक है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कहानी हुई। मैंने 2 टाइप भी बताए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम बोलते हैं RER, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे बोलते हैं SER। आई थिंक ये कंसेप्ट हमारा कंप्लीट भी हुआ और हमको समझ में भी आया। इसके बाद और क्या है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल हम शुरू करेंगे जिसका नाम है गोल्जी एपैरेटस। गोल्जी एपैरेटस। इसको कई लोग या कई बुक में ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के रूप में भी लिखा होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं GC, मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कई बुक में इसको गोल्जी बॉडी भी लिखा है, गोल्जी बॉडी, फिर भी इसको शॉर्ट में GC बोलते, GC, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपैरेटस, गोल्जी बॉडी, कुछ भी बोलिए। ये गोल्जी कौन है? ये गोल्जी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस सेल ऑर्गेनेल को सबसे पहले देखा। साइंटिस्ट का नाम है कैमिलो गोल्जी। साइंटिस्ट का नाम क्या है?
कैमिलो गोल्जी, इन्होंने इसको सबसे पहले देखा और देखने के बाद इनका फंक्शन बताया, कहाँ होते हैं, क्या करते हैं, ये सब बताया, इसलिए इनके नाम के आधार पे इसका नाम रखा। तो कैमिलो गोल्जी के नाम पर ही ये गोल्जी शब्द यूज हुआ है इस सेल ऑर्गेनेल का। अब सवाल ये आता है इस सेल में कहाँ होता है और क्या करता है। देखिए, हमें हर चीज के बारे में दो चीज पढ़ना है कि वो इसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है, हमको यही पढ़ना है। तो अब हमारे पास टारगेट है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या है, कहाँ होता है सेल में, ये भी हम जानेंगे। पोजीशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इतना तो क्लियर है कि सेल के अंदर ही है, तो एक सेल बना दो। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, हमको पता है, हमने न्यूक्लियस बना दिया। अब सेल ऑर्गेनेल कहाँ होगा, इस साइटोप्लाज्म में होगा। तो देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो गोल्जी साहब ने देखा, उन्होंने क्या देखा कि इस न्यूक्लियस के पास छोटी छोटी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर, इस तरह की छोटी छोटी स्ट्रक्चर, ये एक के ऊपर एक बहुत सारी जमी हुई पड़ी हुई पाई जाती हैं। जैसे मैंने यहां पर ये स्ट्रक्चर बनाई, ये स्ट्रक्चर ऐसे ये मिल गई। ये कहाँ होती है, न्यूक्लियस के पास। ये इस तरह की ट्यूब जैसी, एक हो सकती है, दो हो सकती है, हाँ ज्यादातर एक तो होगी। तो ये कुछ स्ट्रक्चर हैं जो न्यूक्लियस के पास होती हैं। अब ये ट्यूब जैसी क्या है, एक्चुअल में हमको पता है कि ये मेम्ब्रेन टूटती रहती है। जैसे मान लीजिए ये मेम्ब्रेन कुछ इस तरह का ये पार्ट बना रही है। अब ये यहां से टूट गई, जुड़ गई, तो ये जो पाइप बना, ये जो पाइप है, ये पाइप आके यहां पे आके जुड़ गया। हाँ, तो ये पाइप क्या है, वाकई में वो मेम्ब्रेन से बने हुए पार्ट हैं, या तो वो सेल मेम्ब्रेन ने बनाए होंगे, या जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी कोई पार्ट टूट के यहां पे आ गया है। तो मेम्ब्रेनस ट्यूबुलर स्मॉल यूनिट विच आर अरेंज्ड इन ए स्टेक, स्टेक का मतलब एक गठरी, एक बंडल के रूप में, एक के पास एक, ऐसे चार पांच एक साथ इकट्ठी होके न्यूक्लियस के पास इकट्ठी हो जाती हैं। और इन पूरी सभी यूनिट को मिलाकर ही बोला कॉम्प्लेक्स, मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोला। और इसकी एक यूनिट को, एक पाइप की अगर हम बात करते हैं, एक पाइप क्या कहलाएगा, तो एक सिंगल यूनिट को हमने नाम दिया है सिस्टर्नी। इसको क्या नाम दिया गया है, सिस्टर्नी। एक यूनिट को बोलते हैं सिस्टर्न या सिस्टर्नी। सिस्टर ये एस वाला नहीं है, सी वाला है, सिस्टर्नी। Each unit of Golgi complex is called cisternae. It means we can say that each Golgi complex have more than one cisternae arranged along with each other, parallel, arranged parallel with each other. लगभग पैरेलल जैसी है, एग्जैक्ट मैथमेटिक्स वाला पैरेलल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल 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 ये जमी हुई हैं। और ये कैसी है, हर एक सिस्टर्नी कैसी है, ट्यूब्यूलर है, ट्यूब के जैसी है, और मेम्ब्रेनस है। ट्यूब्यूलर एंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच आर अरेंज्ड इन ए स्टेक, स्टेक, स्टेक का मतलब एक बंडल, एक गठरी। तो बहुत सारे एक बंडल के रूप में पाई जाती हैं और इनको बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या करते हैं ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सर इतना क्यों पढ़ा रहे, पाइप ही तो हैं, पाइप डले हैं। तो भैया देखो ये क्या करते हैं, एक बार मैं फिर से गोल्जी कॉम्प्लेक्स आपको बना रहा हूं, ठीक है। ये हो गए गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एक मैंने ऐसे बनाया, फिर दूसरा ऐसे बना दिया और तीसरा ऐसे बना दिया, ठीक है, तीन ही बना दिया। और इधर मैं बना देता हूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सपोज ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सपोज ये अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है,
तो ये क्या बना रहे हैं, ये प्रोटीन बना रहे हैं। और अगर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये क्या बना रही है, ये लिपिड बना रही है। अब इस लिपिड और प्रोटीन की जरूरत इस जगह पर है, यहां पर इस जगह हमको एक मेम्ब्रेन बनानी है और हमको लिपिड और प्रोटीन की जरूरत है, यहां पे हमको चाहिए। तो क्या इस लिपिड को ऐसे ही भेज देंगे या इस प्रोटीन को यहां ऐसे ही भेज देंगे? ऐसे जाएंगे तो बीच में तो पूरा साइटोप्लाज्म है, और ये मेम्ब्रेन के अंदर कैसे जाएगा? अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाएगा तो ये पैकिंग होके जाएगा ना। कोई भी सामान को आप एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो उसको पैकिंग करना पड़ता है, पैकिंग करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, ये केमिकल जो है, ये जो भी न्यूली फॉर्म प्रोडक्ट हैं, जो प्रोटीन है, लिपिड है, या जो कुछ भी बन रहा है, वो इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाएगा। अंदर आने के बाद उनका मॉडिफिकेशन होगा और फाइनली यहां पर आकर एक बॉल जैसे बन जाएगी। ये बॉल के अंदर वो पैक हो जाएगा और फिर ये बॉल इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चली जाएगी। हुआ क्या, देखिए, ये एक सिस्टर्नी है। अब ये एक पार्टिकल है जो जस्ट अभी बन के आया। ये क्या होगा, इधर इस तरह से ये आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा और इसमें ये पार्टिकल ऐसे आएगा, ठीक है। अगले पार्ट में क्या होगा कि इस पार्टिकल को ऐसे ये बंद कर लेगी और ये पार्टिकल इसमें आ गया, देखिए बॉल बन गई। फिर क्या होगा, अब ये ऐसे रहेगी और ये आपके पार्टिकल ऐसे बंद हो गया इसमें, और ये मूव करेगा, इसमें मॉडिफिकेशन होगा और फाइनली ये यहां पे पहुंचेगा और ये पूरी बॉल बाहर निकल जाएगी। ये बॉल के अंदर बंद हो गया। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि जो कुछ भी सेल के अंदर नया प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट सबसे पहले उसको पैक करना पड़ता है, और पैकिंग करने का काम किसका है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का है। हर चीज को वो ऐसे अंदर पकड़ेगा और छोटी छोटी बॉल बना बना के उनको दे देगा, और ये बॉल फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मूव करते करते पहुंच जाएंगी। हाँ, ये पैकिंग होने के बाद ही ट्रांसफर होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। सो मॉडिफिकेशन आल्सो डन इनसाइड द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कुछ मॉडिफिकेशन करना है, जो कुछ भी नया बना उसमें मॉडिफिकेशन के अलावा पैकिंग। तो पैकिंग करना मेन काम है। पैकिंग ऑफ न्यूली फॉर्म प्रोडक्ट विल बी डन बाय द गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईच यूनिट ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज नॉन एज सिस्टर्नी। अगर ये चीज समझ में आई तो हमारे दो कंपोनेंट क्लियर हो गए। पहले गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर मैंने समझाया, फिर इसका फंक्शन बताया। एक फंक्शन बस याद कर लो, वही काम का है, पैकिंग करता है। कोई भी जो नया प्रोडक्ट सेल में बनता है उसकी पैकिंग करता है, ये काम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का है। हालांकि वो पैकिंग के साथ साथ कुछ मॉडिफिकेशन भी कर देता है उस केमिकल में। आई थिंक ये दो टॉपिक आज के काफी बड़े टॉपिक थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, और कल जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बाकी जो लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है और वैक्यूल है, केवल 4 चीज बची हैं। ये बहुत जल्दी आसानी से अच्छे ढंग से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग